हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को 20 टू 30 मिनट्स में ख़त्म करने वाले हैं। पहले हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी रिवाइज करेंगे और उसके बाद जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में पूछे गए थे 2021 जेई मेन के अटेम्प्ट में। ठीक है, तो जो भी मैं लिख रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दूसरी बात, लेक्चर देखने के दौरान आपके मन में कोई डाउट आएगा तो वो डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हो। टाइम स्टैम्प वाले मेथड से क्वेश्चन नंबर देखे कमेंट में डाउट मत पूछना, क्योंकि जैसे जुलाई का क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे अगस्त का भी क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखोगे तो एम्बिग्यूटी रहेगा। आप टाइम स्टैम्प बता देना, ठीक है। और लास्ट बात है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम वीडियो को सपोर्ट करे। जो खराब लगे तो डिसलाइक भी करो तब भी, लेकिन कमेंट में बताओ कि क्या खराब लगा, ठीक है। अच्छा लगे तब भी बताना क्या अच्छा लगा, ताकि उससे मोटिवेशन मिले और वीडियो जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर सकूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये वर्क का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे फोर्स है और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, उनका डॉट प्रोडक्ट है, और ऐसे ऐसे टर्म्स को हम लोग जोड़ देंगे अलोंग द पाथ, ठीक है। अब सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से यहाँ पहुँचा है अलोंग दिस पाथ, है ना। और इस ऑब्जेक्ट पे बहुत लोग फोर्स लगा रहे हो, उसमें से एक जन का नाम है राम, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय राम ऑन दिस ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू, ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग अलोंग दिस पाथ, ठीक है। पाथ सिर्फ इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है ना। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो जैसे इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो इस पॉइंट पे मान लो उसके ऊपर राम जो फोर्स लगा रहा है ऐसा है, और डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा पाथ के अलॉन्ग होता है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। ओके, मतलब ये इंडिविजुअल फोर्स होगा, नेट फोर्स का ही मत करना, ठीक है ना। अब किसी ऑब्जेक्ट पे राम, श्याम, घनश्याम सब फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन बाय राम अलग से निकाल लो, फोर्स बाय राम ऑन द ऑब्जेक्ट करके, वर्क डन बाय श्याम के लिए फोर्स बाय श्याम ऑन ऑब्जेक्ट वैसे ऐसे करके निकाल लो, ठीक है ना। टोटल सम मत करना, किसी किसी केस में करने से भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप उससे वैसे मत करना, ठीक है। ओके, अब अगर फोर्स जो है थ्रू आउट दैट पाथ, जिस पाथ के अलॉन्ग ऑफ वर्क निकाल रहे हो वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तब आप फोर्स को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट है ना। तब डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वर्क इसके बराबर है अगर फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा किसी पाथ के ऊपर तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये, मतलब कांस्टेंट रहे ना रहे इसको तो यूज कर सकते हैं हमेशा, और कांस्टेंट रहेगा तो ये इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं है, वो आसान हो गया है, वैसे करके ही आया है, ये आ गया है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, आप एक मास को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो, है ना। तो यहाँ से यहाँ ले जाते वक्त चाहे किसी पाथ से ले जाओ, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा mg लगेगा, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल था, है ना। ओके, अब कोई कोई फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वैसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, और जिन फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा उसको नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे। एग्जांपल कंजर्वेटिव फोर्सेस का, ग्रेविटी का वर्क डन अगर आप निकालोगे, ऊपर जो मैं फॉर्मूला लिखा हूं इंटीग्रेशन वाला, तो आपको दिखेगा किसी पाथ के लिए एज लॉन्ग, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक पार्टिकल को एम मास को यहाँ से यहाँ ले जाया गया है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर उसका वर्क डन आप निकालोगे तो चाहे एम मास को इस पाथ से ले गया हो, ऐसे ले गया हो, ऐसे ले गया हो, यहाँ से मून तक ले गया हो, फिर मून से यहाँ लाया गया हो, कैसे भी ले जाओ, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच में वर्क डन बाय ग्रेविटी हमेशा यही आएगी, ठीक है। ओके, अब कंजर्वेटिव फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग हम लोग एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और उसका डेफिनेशन क्या है, ये सब डेफिनेशन, इसमें वाई मत पूछना, इसमें वाई मत पूछना, कोई पॉइंट ही नहीं वाई पूछने का, ठीक है। अब चेंज इन क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, चेंज इन स्प्रिंग पोटेंशियल निकालना है तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वैसे 12th में जब पढ़ोगे तो चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब कभी आप ये नहीं सुनोगे, आप 11th 12th में या पूरा पढ़ चुके हो, कभी ये नहीं सुनोगे चेंज इन फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया है ना। ओके, और कोई कंजर्वेटिव फोर्स देख लेते हैं, जैसे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इनिशियल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर माइनस फाइनल डिफॉर्मेशन का स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ओके, एक्स आई इनिशियल डिफॉर्मेशन, एक्स आई फाइनल डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन याद रखना, नेचुरल लेंथ से कितना लेंथ में चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ, उसको डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच्ड है,
तो इसमें डिफॉर्मेशन कितना है, 0 है। तो ये इनिशियल डिफॉर्मेशन 0, फाइनल डिफॉर्मेशन मान लो x है। इनिशियल मतलब नेचुरल लेंस से इसको x खींचा गया या कंप्रेस किया गया, जो भी मैं x एक्सटेंशन मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनिशियल डिफॉर्मेशन 0 है, फाइनल डिफॉर्मेशन x है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा -12 kx²। ठीक है। अब इनिशियल और फाइनल जो है ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, जो सिचुएशन में है, ठीक है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो भी है क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप इस इनिशियल और फाइनल किसको लोगे, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि मैं जो इनिशियल फाइनल बार बार बोल रहा हूँ, जैसे पाथ भी लेना था आपको, है ना, ये पाथ, सपोज ऑब्जेक्ट जो है इस पाथ पे चल रहा है, अब यहां से यहां के बीच में आप इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए इनिशियल मोमेंट ये हो जाएगा और फाइनल ये हो जाएगा। ऑब्जेक्ट तो ऑफकोर्स उससे पहले भी चल रहा था, उसके बाद भी चल रहा है, मुझे नहीं मतलब है कब रुक गया, कब जिंदा हुआ, कब मर गया, उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कहां से कहां तक उसको एनालाइज करना चाहते हो, तो जब एनालिसिस स्टार्ट करोगे जिस पॉइंट पे वो इनिशियल हो गया, जहां पे खत्म करोगे जिस पॉइंट पे वो फाइनल हो गया, ठीक है। ओके ओके, अब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इन क्लोज पाथ 0 होगा, जैसे मैंने ऊपर बोला था, उसी से आप आगे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो बदल जाएगा। क्लोज पाथ के लिए वर्क डन 0 हो जाएगा। क्लोज पाथ मतलब क्या, अब जैसे स्प्रिंग है, ब्लॉक है यहाँ पे, ये ब्लॉक को यहाँ से यहाँ ले गए, वापस यहाँ लेते हैं, तो क्लोज पाथ हो गया, ठीक है। तो इनिशियल डिफॉर्मेशन और फाइनल डिफॉर्मेशन इक्वल हो जाएगा, तो वर्क डन 0। वैसे ही mgh वाले चीज़ में ये दोनों अगर सेम ही लोकेशन पे है, सेम ही हाइट्स पे, लोकेशन भी जरूरी नहीं, सेम ही हाइट पे है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ से आप ऐसे से घुमा घुमा के वापस यहाँ लाए, तो ये अगर इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन, अब देखोगे दोनों के हाइट के बीच में कोई फर्क नहीं है, तो टोटल वर्क डन में ग्रेविटी 0 होगा, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर स्मॉल मोमेंट के लिए भी ग्रेविटी का वर्क डन 0 है। ऑफकोर्स जब ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो ग्रेविटी नेगेटिव वर्क कर रहा है, वापस लाओगे तो पॉजिटिव वर्क करेगा, टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसको बोलते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब टोटल वर्क डन ऑन ए सिस्टम आप दोपहर के 3 बजे से 5 बजे के बीच में निकालोगे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन 3 PM एंड 5 PM ही करोगे, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या कोई भी चीज का चेंज निकालने के लिए फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप किसी सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में लगाना चाहते हो, ठीक है ना, तो 3 बजे से 5 बजे के बीच में उस सिस्टम पे टोटल वर्क डन जो होगा, जितने ही फोर्सेस प्रेजेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल सब, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब क्योंकि आप 3 बजे से 5 बजे के बीच में लगा रहे हो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप 5 बजे ले लेना, जो भी 5 बजे काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की वो फाइनल हो जाएगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो दोपहर के 3 बजे होगी वो, ठीक है ना। ये बताना चाहता हूँ, ये चीज अगर दोपहर के 3 से 5 के बीच में सिस्टम पे निकाल रहे हो, तो ये भी 3 से 5 के बीच में ही लिखना, तभी दोनों इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। अब ये अलग से मैं इसलिए लिखा क्योंकि इससे पहले हम लोग न्यूटन लॉ पढ़ते हैं और वहां पे पता रहता है, अरे एफ तो खाली एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस का ही वर्क डन आता है, एक्सटर्नल फोर्सेस का ही वर्क डन आता है, इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूँ, एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब जो इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन है उसको आप 2 कैटेगरी में तोड़ सकते हो। इंटरनल फोर्सेस या तो कंजर्वेटिव होगा या तो नॉन कंजर्वेटिव होगा, तो इसको आप 2 कैटेगरी में तोड़ दिए, ठीक है। तो ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम ही है ना। अब अगर किसी केस में, किसी सिचुएशन में अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम 0 है, वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी 0 है, अब वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस को नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख दिए, तो इन तीनों का सम इज इक्वल टू दिस, यानी इसको इधर लेते आओ या इसको उधर लेते जाओ, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 0। अब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, ई से नोट करते हैं, तो यानी चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0, ठीक है। अब 2 चीज का सम 0 है, मतलब ये अगर +5 होगा दूसरा -5 होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी अगर 5 जूल से बड़ी है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम को 5 जूल से घटी होगी, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लो, बॉल है, बॉल को ऊपर फेंके हो, जिस पॉइंट पे फेंक रहे हो उस पॉइंट पे इसके काइनेटिक एनर्जी है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन, तो काइनेटिक एनर्जी घटते गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते गया, लेकिन सम उनका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये एग्जांपल है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल, चेंज इन क्या, डेल्टा ई इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना कब आया, जब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम 0 था और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन भी 0 था, तब मतलब अगर किसी केस में खाली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क कर होंगे, जैसे किसी केस में खाली ग्रेविटी या स्प्रिंग फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यही सब फोर्सेस वर्क करोगे, तो आप वर्क कर रहे होंगे, तो आप बोल दोगे कि क्या है ये,
कंजर्व क्या बोलेंगे, सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, ठीक है। ओके, फिर से एक और चीज यहाँ पे है कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिपेंड करेगा आप सिस्टम में क्या क्या लिए हो, ठीक है। अगर पूरी दुनिया में जितने भी चीजें सबको सिस्टम में ले लोगे तो एक्सटर्नल कुछ बचा ही नहीं, तो उसके इसमें खाली इंटरनल फोर्सेस होगा, ठीक है। मान लो दुनिया में सिर्फ 3 चीज है, ए बी और सी, और कुछ भी नहीं है। अगर इन दोनों को सिस्टम का पार्ट ले लिए तो इंटरनल फोर्सेस में आ जाएगा फोर्स बाय ए ऑन सी, फोर्स बाय सी ऑन ए। एक्सटर्नल फोर्स में आ जाएगा फोर्स बाय बी ऑन ए, फोर्स बाय बी ऑन सी। ये सब एक्सटर्नल फोर्स होगा। इंटरनल फोर्सेस फोर्स बाय ए ऑन सी, फोर्स बाय, तो डिपेंड करता है आप किसको किसको चूज करो ना, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, ठीक है। यूजुअली प्रॉब्लम पढ़ के सिचुएशन देख के हम लोग सोचते हैं कि किसको सिस्टम में लेने से जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। ओके, यूजुअली अब ये सुन के बहुत अजीब लगेगा कि बार बार इतना चीज पता करेंगे कि वर्क डन में इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 है, वर्क डन में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो इतना मेहनत अगर नहीं करने का मन है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज हो जाता है कि अगर फ्रिक्शन वगैरह एब्सेंट है तो चेंज इन क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एनर्जी का चेंज 0 होता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। लेकिन यूजुअली ये शॉर्टकट है, ठीक है, हर केस में नहीं रहेगा, मतलब फिर उसको बताने के लिए पूरा डिटेल में जाना होगा, ठीक है, इसलिए मैं वहां पे नहीं जाना चाहता, है ना। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, एक स्प्रिंग रखा हुआ है, एक ब्लॉक है, ठीक है। तो ब्लॉक आपको पता है नीचे ऊपर होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो इस केस में इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं भी कोई फ्रिक्शन वगैरह प्रेजेंट है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक प्लस दिस स्प्रिंग प्लस अर्थ, ये सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम में हमेशा जो कंजर्वेटिव फोर्सेस लगा रहे होंगे एक दूसरे पे, उनको तो लेना ही लेना, ठीक है ना, तभी तो आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है ना। जब हम बोलते हैं ना, जैसे एक चीज हम लोग गलत पढ़ते थे 9th-10th में कि m मास है, अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर है, तो हम लोग बोल देते थे कि इस मास का पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, जो कि गलत है। पोटेंशियल एनर्जी खाली एक पार्टिकल का नहीं होता, सिस्टम का होता है, ठीक है। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करोगे तो मास प्लस अर्थ सिस्टम का होगा। स्प्रिंग पोटेंशियल की बात करोगे, ठीक है, तो स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम का होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, उसमें आप डिवीजन नहीं कर सकते कि अर्थ के पास इतना है, मास के इतना है, एंड सो ऑन, तो उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस केस में आप देखोगे तो मोशन के दौरान सिर्फ स्प्रिंग वर्क कर सकता है ना। जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा या एक्सटेंड हो रहा होगा तब वर्क होगा, ठीक है। इसका हाइट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो ग्रेविटी भी वर्क कर रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में खाली स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ही वर्क कर रहे हैं, इसलिए, और क्योंकि दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस है, इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी स्मूथ के बदले रफ हो जाता तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होता, ठीक है। ओके, अब ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ये नहीं कि एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी सिर्फ मैकेनिकल के फॉर्म में नहीं होती है, ठीक है ना, एनर्जी में बाकी चीजें भी होती है, हीट वगैरह, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का चेंजेस का सम 0 होगा उसको बोलते हैं, इसमें हीट वीट वो सब चीज नहीं आया, ठीक है ना। वो जो मैं बोल रहा हूँ एनर्जी कंजर्वेशन है, उसका स्टेटमेंट ये है कि दुनिया में भाई जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है, खाली एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनर्जी सिर्फ काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ रही बात, ठीक है। हीट वगैरह वो सब इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब पावर होता है या इंस्टेंटेनियस पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क स्मॉल वर्क तो इतना होता है, तो ds/dt को वेलोसिटी लिख दिए, तो पावर हो गया इतना। फिर से किसी एक फोर्स का पावर निकालना है तो उस फोर्स को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, और वो फोर्स जब लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे या जिस मोमेंट पे आप उसका पावर निकाल रहे हो तो उस समय ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो लिख देना, ठीक है। वैसे एवरेज पावर है ना। अब एडवांस के सेक्शन में मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में ds जो होता है एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। 99.99% केसेस में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो अभी के लिए आप मान लो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो मेंस में या नीट में इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके, ये हो गया। अब चलो PYQs में आते हैं। यहाँ पे इतना मास का ऑब्जेक्ट है, इतनी स्पीड से चल रहा है और फाइनली वो रेस्ट पे आ गया है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क हुआ है वो 90% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो रिमेनिंग 10% किस में चला गया होगा, ये एक स्प्रिंग भी है जो कि कंप्रेस हो गया इतने से, ठीक है ना। तो 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम स्प्रिंग को 1 मीटर से कंप्रेस करने में चला गया है। तो देखो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर विल बी इक्वल टू 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वैगन। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो के लिए इतना एक्सप्रेशन आया है। अब स्पीड जो होगा इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और x होता है डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग, और डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग इतना है, ये उसका टोटल लेंथ है।
लेकिन डिफॉर्मेशन मतलब कितना कंप्रेशन या एक्सटेंशन है, इस केस में कंप्रेशन कितने का 1 का है, तो एक्स का वैल्यू 1 और यू का वैल्यू इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। तो मेरे यहाँ पे एक 10 छूट गया था, वैल्यूज पुट करने का, तो 16 × 10⁵ है, मतलब अपना आंसर हो जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन में बोला गया एम को एच हाइट से ड्रॉप करने पे जब वो ग्राउंड पहुंच रहा है तो इतनी स्पीड से पहुंच रहा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर वर्क एनी थ्योरम लगाए तो टोटल वर्क डन इस मास में यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में कौन कौन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी तो mgh हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। वर्क डन फ्रिक्शन हमें पता करना है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो वैल्यूज पुट करने का ऐसा दिख रहा है, वो तो वहाँ से वर्क डन बाय फ्रिक्शन मिल जाएगा हमें, तो ये ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस में चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है और दोनों पार्ट्स का मास का रेशियो 1:2 है। जो छोटा वाला मास है वो 60 मीटर पर सेकंड सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो जो मैं पढ़ा था उसको भी ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, मान लेते हैं मास ऑफ ब्लॉक 3m है, वो 40 मीटर पर सेकंड चल रहा है और 2 पार्ट्स में टूटा है, क्योंकि 1:2 में टूटा है तो 3m को 1:2 में तोड़ेंगे, मतलब m और 2m। ठीक है, तो ये 60 से चल रहा है छोटा वाला मास, और बड़ा वाला मास मान लेते हैं v से चल रहा है। मुझे नहीं पता ये इस तरफ चल रहा है या इस तरफ चल रहा है, लेकिन मैं इस तरफ मान लिया, v पॉजिटिव आएगा तो सच में इस तरफ चल होगा, नेगेटिव आएगा तो उल्टा चल होगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन अब लगाए अगर, तो मोमेंटम कंजर्वेशन m1 v1 इज इक्वल टू ये वाला मास इंटू ये वाला मास प्लस ये वाला मास इनिशियल मोमेंटम, एम भी कर दो फाइनल मोमेंटम के लिए, m1 v1 प्लस m2 v2, तो इसको इक्वेट करें तो v का वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड आ रहा है, यानी इसका मास इसका वेलोसिटी पता चल गया हमें। ठीक है, अब आपसे पूछा गया फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखें तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, इनिशियल को इनिशियल ही रहने तो इसका रेशियो लेंगे तो इस फॉर्म का आएगा। तो हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का निकालना होगा और इनिशियल काइनेटिक से डिवाइड करना होगा और 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m 60² और प्लस हाफ 2m इंटू v², v का वैल्यू 30 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा। वैसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 3m 40², तो फाइनल का वैल्यू इतना आ गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतना आ गया, दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करें तो आंसर आ रहा है 1/8। तो विक्टोरिया फॉल का हाइट अगर 63 मीटर है तो टेम्परेचर डिफरेंस टॉप वाला पानी और बॉटम वाले पानी के बीच में क्या होगा। तो मान लो m ग्राम ऑफ पानी जो है टॉप से बॉटम में गिर रहा है और आप इसको एनालाइज कर रहे हो, तो यहाँ से यहाँ गिरते दौरान इसका मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट एनर्जी में, है ना। मान लेते हैं पूरा का पूरा मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ पे था वो पूरा का पूरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हीट इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी जो कि है mgh। ठीक है, जो हीट होगा वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज हो जाएगा, तो हीट के बदले ms डेल्टा टी यूज कर लेंगे। यहाँ से डेल्टा टी का वैल्यू gh/s आ रहा है, आप खाली डेटा पुट करते हैं। तो g को मैं 10 ले लिया हूँ, h को 63 ले लिया, आप 9.8 लेना, लेकिन आंसर दूर दूर इसलिए मैं 10 ले लिया। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतना दिया हुआ है, लेकिन इसको आपको जो क्या बोलते हैं ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 कैलोरी मतलब 4.2, तो 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, अभी भी ग्राम में है तो पर 1000 ग्राम करना है, यानी 1 पर किलोग्राम करना है तो 4200 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो दो लोग हैं ए और बी, दोनों सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं ऑन ए बॉडी जो कि डिस्प्लेस हो रहा है बाय डिस्टेंस d। ए जो है 45 डिग्री पे विद डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगा रहा है और बी जो है 60 डिग्री पे फोर्स लगा रहा है विद डिस्प्लेसमेंट। तो रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ए एंड बाय पर्सन बी 1/√x है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो दोनों का वर्क को इक्वल करें, वर्क क्या होता है fs cos थीटा, तो अगर fs cos थीटा लगाए यहाँ पे तो fa और fb का रेशियो आ रहा है √2, और आपको क्वेश्चन में बोला गया था fa और fb जो है 1/√x के बराबर है। तो ये जो रेशियो आया था ये एक्चुअली में 1/√2 आएगा, तो इसके बराबर है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब यहाँ पे एक चेन है जिसका लेंथ 3 मीटर है और 2 मीटर पार्ट एक टेबल के ऊपर है, स्मूथ टेबल के ऊपर, और 1 मीटर पार्ट हैंग कर रहा है। ये इनिशियल सिचुएशन है। जब पूरा का पूरा चेन स्लिप ऑफ कर जाएगा टेबल से तो कितना काइनेटिक एनर्जी के साथ वो स्लिप ऑफ करेगा, ये पूछा गया। तो इनिशियल सिचुएशन ऐसा है, टेबल के टॉप के ऊपर 2 मीटर लेंथ है जिसका मास 2 किलोग्राम है और टेबल से हैंग कर रहा है 1 मीटर लेंथ जिसका मास है 1 किलोग्राम। और फाइनल सिचुएशन में पूरा का पूरा चेन जो है हैंग कर रहा है, तो इस मोमेंट पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पे क्योंकि स्मूथ टेबल बोला गया है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे। तो अगर ये ब्लू पार्ट का देखेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, इसका भी डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हाइट ये लोग अर्थ के क्लोजर जा रहा है, तो दोनों का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों पार्ट्स का कितना कितना डिक्रीज हुआ वो अगर निकाल ले तो टोटल डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकल जाएगा। और क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रखना है हमें, तो जितना अमाउंट से पोटेंशियल डिक्रीज होगा उतने अमाउंट से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इस चीज़ को मैं लिखा हूँ, स्मूथ है मतलब डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी m1g(h1), m2g(h2) और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली याद रखना रेस्ट पे था, फाइनली ये मूव कर रहा है। अब इसको दो अलग अलग पार्ट में इससे ट्रीट करें क्योंकि ये रिजिड ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर रिजिड ऑब्जेक्ट होता तो सिंपली mgh कर देते आप। अब यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आप निकालोगे
तो ये मिड पॉइंट पे नहीं आएगा, कहीं और आएगा, ठीक है। वैसे इसका सेंटर ऑफ मास तो मिड पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन इसका मिड पॉइंट पे नहीं आएगा, कहीं और आएगा, क्योंकि दो अलग अलग रॉड टाइप का है। तो इसको आप दो अलग अलग, इसको अलग से लो, इसको अलग से लो, और इस पार्ट का इंडिविजुअल और इस पार्ट का इंडिविजुअली डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, जो कि मैं यहाँ पे किया हूँ, ठीक है ना। अब क्योंकि ये स्ट्रेट है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिक्रीज हो जाएगा वो एम जी इंटू ये वाला हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मास इंटू जी इंटू कितना हाइट, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे गया है। वैसे ग्रीन वाला पोर्शन जो होगा उसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा, वैसे यहाँ पे ग्रीन वाला पोर्शन का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा। तो ये मिड पॉइंट कितना शिफ्ट हुआ है ये आराम से हम लोग ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। तो अगर निकाल के डेटा पे वैल्यू पुट करें तो m1 है 2 किलोग्राम, g का वैल्यू 10, और इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो आप देखोगे तो वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका, इस ब्लू पार्ट का आधा, और टोटल ब्लू पार्ट का लेंथ 2 मीटर है, मतलब 1 मीटर। तो mgh1 हो जाएगा 1 मीटर। वैसे जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास आप निकाल सकते हो, ये कितने से शिफ्ट हुआ होगा, ज्योमेट्री से सिंपल आप देखोगे तो 2 मीटर से नीचे गया है। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है 40, तो अपना आंसर है 40। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम क्या होगा। परसेंटेज इन मोमेंटम होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम बाय इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। तो दोनों केस का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ले लेते हैं। तो p के बदले √2m के लिखे तो ये 2m तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल था, तो ये √4 - 1 यानी 2 - 1 यानी 100% रिजल्ट आएगा। एक पोर्टर है जो कि 80 किलोग्राम मास को 80 सेंटीमीटर नीचे कर रहा है, तो क्या वर्क डन बाय पोर्टर क्या होगा। अब क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे कर रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस में क्या हो जाएगा 0। अब टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब टोटल वर्क डन में वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उस मास पे, और वर्क डन बाय पोर्टर, तो वर्क डन बाय पोर्टर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और मास भी नीचे जा रहा है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो प्लस mgh हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh डाल दे तो वर्क डन बाय पोर्टर माइनस mgh हो जाएगा। तो mgh में h का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ था, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, यही आपका आंसर। तो यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स है और जो डिस्प्लेस कर ऑब्जेक्ट फ्रॉम को y=0 से लेकर y=10 तक, तो वर्क डन बाय फोर्स क्या होगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का डेफिनेशन यही होता है। अब यहाँ पे फोर्स का एक्सप्रेशन पुट करो और लिमिट पुट करेंगे 0 से 10 तक, तो इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करें तो आपका आंसर आ रहा है 450 जूल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दे दिया गया है। तो ग्राफ कुछ ऐसा है और आपसे बोला गया है टोटल मैकेनिकल एनर्जी 8 जूल है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है। और क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करे तो हमें पता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी इतना ही रहने वाला है हमेशा, और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें पता है मैकेनिकल एनर्जी होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 8 माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है x ग्रेटर देन x4, तो x4 से बड़े वाले x के लिए अगर हम लोग देखें तो पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो x ग्रेटर देन x4 के लिए आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी 6 है, तो वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी 2 जूल आ जा रहा है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, देख लो काइनेटिक एनर्जी तो 2 जूल आ रहा है विच इज ए कांस्टेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में x लेस देन x1 के लिए काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट है एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड। देखते हैं तो x लेस देन x1 यानी इस रीजन के लिए आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी 8 है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर 8 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0। तो इस वाले केस के लिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 8 - 8 यानी 0, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 0 है मतलब स्पीड 0 है। अब 0 स्पीड मतलब स्लोएस्ट स्पीड ही होता है, लेकिन आपको सुन के अजीब लगेगा क्योंकि मूविंग लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन मैथमेटिकली स्टेटमेंट अभी भी करेक्ट है क्योंकि ये चल तो रहा है लेकिन 0 स्पीड से चल रहा है। तो आप बोलोगे सर तो डायरेक्टली बोलो ना नहीं चल रहा है, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली बोल सकते हो चल रहा है और स्पीड 0 है उसकी, ठीक है, यानी नहीं चल रहा है ना। तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट सही है, लेकिन सुनने में डे टू डे लाइफ में लगेगा हमें कोई धोखा दे रहा है, तो उस सेंस में ये गलत है। तो अभी के लिए इसको सेलेक्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अगर इससे ज़्यादा कोई गलत स्टेटमेंट दिखा तो उसको चूज कर लेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में x = x2, x = x2 ये वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट के लिए देख लो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 8 जूल। तो 8 जूल ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकता है क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी ही 8 जूल है। तो आपको बोला गया है पार्टिकल इज मूविंग विथ फास्टेस्ट स्पीड, जो कि सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और लास्ट में बोला गया x = x3, x = x3 वाला पोजीशन है। यहाँ पे देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 4 है, पोटेंशियल 4 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 4 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 4 है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसलिए 2 को हम लोग इनकरेक्ट मानेंगे, मतलब ऑप्शन 2 को हम लोग चूज करेंगे। मैथमेटिकली देखा है तो 2 भी करेक्ट है, लेकिन सुनने में डे टू डे लाइफ में अजीब लग रहा है। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो हम लोग ये नहीं बोलते ना डे टू डे लाइफ में वो चल रही है 0 स्पीड से, ठीक है। तो चल रही है 0 स्पीड से मतलब रुकी हुई है, लेकिन ये सुनने में गलत लगता है डे टू डे लाइफ में कि ये मूव कर रही है अगर रेस्ट पे है, तो इसलिए हम लोग इसको चूज करेंगे। बाकी स्टेटमेंट बहुत ज्यादा सही है, तो यानी ये सबसे कम सही है, तो इसको चूज कर लिए। तो यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल है जिसका मास है जो कि रेस्ट से स्टार्ट किया फ्रॉम ओरिजिन यानी x = 0 पे,
और इसका इंजन इसको कांस्टेंट पावर P सप्लाई कर रहा है। तो पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा? पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे पावर P मिल रहा है तो वर्क डन हो जाएगा पावर इंटू टाइम, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से V के वैल्यू इतना आ रहा है, V को हम लोग dx/dt भी लिख सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करें और वेरिएबल्स को सेपरेट करें, ये तो कांस्टेंट है कहीं भी रख दो, x और t को डिफरेंट डिफरेंट साइड में रखो इक्वेशन के। तो अब इस लिमिट पुट करें अगर x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0 पे था और x इक्वल टू x है मान लो t इक्वल टू t, यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इतना आ रहा है।